फिर से आप लोगों के सामने ये कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ इस पर एक लड़की लड़की का शादी जो है परिजन करवा देते हैं जब शादी की उम्र होता है। और जिस लड़का के साथ करवाते हैं वो लड़का भी इस लड़की को पाकर यानी शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसी दिन गुजरते गया, देखते ही देखते इन दोनों के बीच में जो है दो बच्चे आते हैं। अब दो बच्चे आते हैं तो धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता, साल बीता, शादी को 17 साल हो जाती है। अब शादी के 17 साल बाद अचानक उस आदमी का मौत हो जाता है। पहले तो बीमार पड़ा और बीमारी के वजह से 2 महीना तक वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 अस्पतालों का चक्कर काटता है और आखिरकार वो स्वस्थ होकर घर लौट कर आता है। घर जब लौट कर आता है सारे परिवार खुश था। और ख़ास करके उस व्यक्ति का जो एक साला है, उस साला से उनका बहुत प्यार था। साला जीजा में उस इलाका में, जिस इलाका का ये पूरा कहानी है, साला जीजा का ऐसा रिश्ते को मिसाल दिया करता है। देखो, दोनों भाई में इतना प्यार नहीं रहता, लेकिन इन दोनों साला जीजा में इतना प्यार है कि भाई का भी प्यार इन लोगों के आगे फीका पड़ जाएगा, ऐसा प्यार था। लेकिन उस जीजा जब घर आ जाता है डिस्चार्ज होकर, डॉक्टर भी क्लीन चिट दे देता है जो एकदम फ्रेश है, आप इनको लेकर जा सकते हो घर पर। डिस्चार्ज हो जाता है, घर लेकर आता है। लेकिन जिस दिन घर को शाम को लेके आता है उसी दिन रात के करीब 1:30 से 2 बजे के बीच, मध्य रात को दूसरा तारीख लग जाती है, उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। अब घर पर उस वक्त तो कोई नहीं था, सिर्फ पत्नी थी साथ में, क्योंकि दोनों बच्चे जो है दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए गया हुआ था। अब यहाँ पे जब पति का मौत हो जाता है, वो पत्नी जो है उसी रात को जब पता चलता है मेरे पति का मौत हो गया, वो धीरे धीरे सारे रिलेशन वाले को फ़ोन करता ही है और बताती है जो मेरा पति कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप लोग जल्दी से आ जाओ। शाम के वक्त जब वो घर लौटा था हॉस्पिटल से, सारे रिलेशन वाले रिश्तेदार जो है, जो भी आसपास बगल के पास रहता था, तो सारे लोग देखने के लिए आया था। सारे लोग जिद भी किया था जो हम लोग घर पर रुक जाए, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा आप लोग आसपास ही रहते हो और वो ऐसी कहाँ, मैं अभी अस्पताल से लौटा है तो आराम की ज़रूरत है, तो आप लोग चले जाइए, कल आइए, क्या रात भर यहाँ रुकना। लेकिन सारे रिश्तेदार उसी रात को करीब 3-4 बजे तक फिर से उसी जगह पर जमा होता है और देखता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गया। तो सबको लगा हो सकता है लंबी बीमारी के वजह से अब उस व्यक्ति का मौत हो गया। इतना जूझने के बाद देखो, अब ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। पहले स्वस्थ हुआ और फिर अचानक इसका मौत हो गया। बस वही मान के सब लोग चल रहा था। लेकिन उसका जो साला था, साला जब आता है, आने के बाद उसे कुछ डाउट सा लग रहा था। कई सारे सवाल भी करता अपनी बहन से, जो ऐसा वैसा अचानक मौत हो सकता है। डॉक्टर ने पूरा उसका चेकअप किया तो बहन के पास जवाब तो नहीं था, लेकिन बहन हड़बड़ी में कुछ कह देती है और जिसके ऊपर शक हो जाता है उस साले का शक जो है बहन के ऊपर चले जाते हैं। और उसके बाद साला जो एक कदम उठाता है, उस कदम उठाने की वजह से पूरा सच्चाई का सामने आता है। और इसमें एक घिनौना सच्चाई भी सामने आता है, जो कोई पत्नी किसी को पाने के लिए अपने एक पति जो 2-2 बच्चों की बाप है, 17 साल रह जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ उसी का मौत का घाट उतार सकती है। वाकई ये पूरा घटना, पूरा कहानी आप जब सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जो भरोसा करे तो आखिर किसके ऊपर करे। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी जो है कर्नाटक का है। हिंदुस्तान का ही एक ज़िला है, बल्कि ज़िला नहीं, एक राज्य है कर्नाटक। और इसी कर्नाटक के अंदर एक जगह लगता है उडुपी। अब उडुपी में एक व्यक्ति रहा करता था, नाम था बालकृष्ण। बालकृष्ण जो है एक कॉलेज के अंदर कैंटीन चलाता था। अच्छा खासा पैसा था, सब कुछ ठीक ठाक था, घर परिवार सब अच्छा था। लेकिन बालकृष्ण के जब शादी की उम्र होता है, वो किसी से लव मैरिज नहीं किया, यानी लव अफेयर में जो करते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं था। वो किसी से प्यार नहीं करता, बस सिंपल सा लड़का था। इसीलिए बालकृष्ण का जो
पिता माँ बाप है, उन लोगों ने सोचा अब बालकृष्ण बिजनेस भी संभाल रहे हैं, खुद का कमाई कर रहे हैं और जिम्मेदारी वाला लड़का है, मेरा लड़का अच्छा है और शादी की उम्र भी हो गया। तो इसीलिए माँ बाप ने फैसला करता है और बालकृष्ण को बताता है, बेटा अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तो बालकृष्ण ने बताया ठीक है, आप लोगों को जैसा लगे आप लोग देखिए, कोई लड़की आप लोगों को पसंद आए तो आप बोलिएगा, हम उसे शादी कर लेंगे। यानी इतना अच्छा लड़का कि माँ बाप के फैसले पर ही वो खुश होता, और माँ बाप को भी पता था बालकृष्ण का फैसला ऐसा ही होगा। तो माँ बाप ने एक लड़की को पसंद करता है, लड़की का नाम होता है प्रतिमा। प्रतिमा को पसंद करते हैं। प्रतिमा और बालकृष्ण के जो दोनों के परिवार है, एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे को देखते हैं। प्रतिमा बालकृष्ण को देखती है और बालकृष्ण प्रतिमा को देखता है। देखने के बाद एक दूसरे को पसंद कर लेता है और ये जो अरेंज मैरिज है सफल पूर्ण हो जाता है। आज से करीब 17 साल पहले, यानी 2024 का ये घटना था और 2024 से 17 साल पहले की ये बात थी। सब कुछ तय हो जाता है, शादी भी हो जाती है। शादी हो जाता है तो एक दूसरे को पाकर प्रतिमा और बालकृष्ण एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था अपनी ज़िंदगी में, परिवार भी खुश था। प्रतिमा का एक भाई है, नाम है संदीप। संदीप और बालकृष्ण का जब इनके परिवार का रिश्ता बना तो इन दोनों का जो साला जीजा का रिश्ता है धीरे धीरे करीबी बढ़ा, और इतना करीबी बढ़ा साला और जीजा में कि भाई का प्यार भी फीका पड़ने लगे इन दोनों के प्यार में, क्योंकि दोनों दिल का अच्छा था और दोनों इंसान भी बहुत अच्छे थे। और बालकृष्ण जो है अक्सर संदीप का तारीफ करते थे अपने परिवार के सामने, जो मेरा जो साला है संदीप बहुत ही अच्छा इंसान है। तो लोगों को, उसके परिवार को भी पता था, जो संदीप बालकृष्ण का परिवार को संदीप के बारे में पता था, जो अपने जीजा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यूं ही दिन गुजारता गया, देखते ही देखते प्रतिभा 2 बच्चों की माँ बन जाती है, एक लड़का एक लड़की। अब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगा, स्कूल जाने लगे। अब उन दोनों को बोर्डिंग में भेज देता। बोर्डिंग इन लोग को बेंगलोर से सीधा, क्योंकि ये लोग कर्नाटक में रहता है, उडुपी में सीधा मुंबई में भेज देता है। और मुंबई में उन लोगों का कोई रिलेटिव रहता था, रिश्तेदार रहता था, वहीं रहेंगे और वहीं रह के वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। दोनों बच्चे मुंबई चले जाते हैं। अब यहाँ बालकृष्ण जो है पूरा दिन कॉलेज के अंदर कैंटीन चलाता था। अब वो कॉलेज में मतलब कैंटीन में बिजी रहता था। दोनों बच्चे चले गए, लेकिन प्रतिमा को टाइम बिताना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता था। वो अकेली हो गई थी घर के अंदर। तो इसीलिए प्रतिमा ने अपने पति बालकृष्ण से कहा, जो एक काम करो ना, मुझे भी कुछ करना है, मेरा टाइम ऐसे नहीं पास हो रहा है। तो बालकृष्ण ने पूछा, तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारे अंदर क्या हुनर है? तो इसमें प्रतिमा बताती है, मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, आप अगर परमिशन दे और ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ पैसा दे, ब्यूटी पार्लर खोल के दे। तो इसमें बालकृष्ण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती हो तो हमारी कॉलेज के कैंटीन के पास, जहाँ पर हमारा कॉलेज है, मैं जहाँ पर कैंटीन चलाता हूँ, उस इलाका में मैं कोई जगह देखता हूँ, दुकान तुमको खोल कर देता हूँ। फिर क्या, बालकृष्ण ने एक दुकान देखा और अपने पत्नी प्रतिमा के लिए एक ब्यूटी पार्लर खोल कर दिया। ब्यूटी पार्लर में भी वो सक्सेस होते गई। दोनों जो है अलग अलग जगहों में कमाई हो रहा है। वहाँ बालकृष्ण का कैंटीन चलाकर उसका जो कमाई हो रहा है, और यहाँ पे प्रतिमा। लेकिन इसी बीच जो है लॉकडाउन का समय आ जाता है, कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल आते ही धीरे धीरे अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बंद होने लगा, और ये सारी चीज़ जैसा ब्यूटी पार्लर हो गया, क्योंकि 2 गज की दूरी की थी। और ये ब्यूटी पार्लर ऐसा चीज़ है, एक दूसरे को छुए बना बगैर कैसे मेकअप वगैरह कर सकता है, इसीलिए सबसे पहले इन सारे धंधे पर असर पड़ा था। ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ा और प्रतिमा फिर से घर लौट आती, और फिर धीरे धीरे कॉलेज स्कूल सब बंद हो गया, सारे लोग घर में बंद हो गया था, पैक हो गया था। लेकिन दोनों बच्चे जो है मुंबई में फंस चुके थे। मतलब फंस चुके थे क्या, रिलेशन रिश्तेदार के वहाँ था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन बालकृष्ण और प्रतिमा घर के अंदर कैद हो गया था। फिर उसके बाद प्रतिमा जो है अक्सर जब लॉकडाउन के समय आया तब लोगों के पास टाइम बिताने का एक ही जरिया था, वो था सोशल मीडिया। और उस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में सारे लोग एक्टिव रहते थे। अब क्या कर सकते थे, प्रतिमा भी बहुत सारे सोशल मीडिया का ऐप यूज़ करने लगा, और उन्हीं में से एक ऐप था इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम यूज़ करती थी और इसी से ही इंस्टाग्राम से ही उस प्रतिमा का दिमाग भटकने लगा था। अब आगे जाके मैं बताऊंगा आखिर इंस्टाग्राम से हुआ क्या था। अब यहाँ पर कोरोना काल ख़त्म होता है, धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा, लेकिन यहाँ पर 2024 आ जाता है। 2024 आते आते अगस्त महीना से बाल कृष्ण जो है बीमार पड़ने लगे। अब धीरे धीरे वो अचानक वो बीमार पड़ने लगे, उसमें पेट में असर होने लगा, कभी उल्टियाँ होती और उसका तबीयत भी सही नहीं रहता। पूरा परिवार परेशान था बाल कृष्ण को लेकर। पहले तो डॉक्टर को दिखाया, छोटा मोटा डॉक्टर दिखाया, फिर बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए। आखिरकार जब बाल कृष्ण के अंदर सुधार नहीं हो रहा तो बाल कृष्ण को एक अस्पताल में एडमिट कराता है। जब अस्पताल में एडमिट कराता है तो बाल कृष्ण का उस अस्पताल में भी इलाज नहीं होता। थोड़ा दिन वहाँ पर रहने के बाद दूसरा अस्पताल चले जाते हैं। यूं ही करते करते 2 महीने के अंदर इन लोगों ने, बाल कृष्ण के परिवार ने 9 अस्पतालों का चक्कर कटवाता है। सारे परिवार को पता था, सारे रिश्तेदारों को पता था जो बाल कृष्णा बहुत गंभीर बीमार है, और 1 नहीं 2 नहीं 9 अस्पतालों का चक्कर काटा। 2 महीना बीता था। 2 महीना बाद अगस्त से शुरू हुआ, सितंबर अक्टूबर आ जाती है। अब अक्टूबर महीने में 19 तारीख आ जाती है। 19 तारीख को बाल कृष्णा का शरीर में पूरा एकदम सब कुछ सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो जब ठीक हो जाता है तब बाल कृष्ण का डिस्चार्ज हो जाता है, अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है। परिवार के साथ साथ सारे रिश्तेदार खुश। 19 अक्टूबर को जो है प्रतिमा अपने पति को लेकर, बाल कृष्ण को लेकर घर वापस आते। सारे रिश्तेदार धीरे धीरे मिलने आते। अस्पताल में भी जाया करता था, लेकिन जब छुट्टी होकर घर आया 19 तारीख को जो भी उनके घर कर उडीपी के आसपास जो एक जगह लगता है, उस जगह में वो लोग रहा करता था, करकला में। जब अस्पताल से वो घर आया तो करकला इलाका में जितने भी लोग उनके रिश्तेदार में जान पहचान में रहता था, सारे लोग बाल कृष्ण से मिलने आए। शाम को आए थे, उसके बाद रात हो गए, करीब 11 साढ़े 11 12 बज रहा था, और संदीप तो था ही साथ में, जो प्रतिमा का भाई है। फिर प्रतिमा कहने लगा आप लोग आप घर चले जाइए, अब क्योंकि बाल कृष्ण को आराम करना पड़ेगा। लेकिन सारे रिश्तेदार कहने लगे अरे हम लोग सोचते यहीं रुक जाए। लेकिन प्रतिमा ने कहा जो आप लोग रुक के यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग तो नज़दीक ही रहते हो, कल फिर आ जाना, क्योंकि ऐसे ही बाल कृष्ण आराम करेंगे। सारे रिश्तेदार को भी लगा बात तो सही है, हम लोग यहाँ रुक के भी क्या करेंगे। तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। सारे रिश्तेदार चले जाने के बाद अब रह जाता है सिर्फ संदीप। संदीप को भी प्रतिमा कहती है भाई तू भी चला जा, लेकिन संदीप जाना नहीं चाहता था। प्रतिमा ने कहा देख भाई, तेरा जीजा सो रहा है और मैं भी सोने जा रही हूँ, तू अकेला क्या करेगा, तू चला जा, कल आ जाना। अब संदीप भी सोचता है बहन बोल रही है तो ठीक है, वो चला जाता है, वो अपने घर चला जाता है। लेकिन ये सारे सब कुछ हो जाता है 19 अक्टूबर 12 से पहले। अब 12 के बाद 20 अक्टूबर लग जाता है। 20 अक्टूबर को 3 बजे तक प्रतिमा सबसे पहले एक एक करके सारे परिवार, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन लगाती है और अपने भाई संदीप को भी फ़ोन लगाती है, और फ़ोन पर ये कहती है जो तुम लोग जल्दी से आ जाओ, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाल कृष्ण का कुछ हो गया, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मैं उसको इतना हिला रही दुला रही, उसका अंदर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है। सारे लोग भागा भागा जाता है, जो भाई 11:30 12 बजे तक तो ठीक था, अभी 2 से 3 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया। जितने भी लोग शाम को जमा थे उतने ही लोग फिर से 3 बजे तक उस घर में फिर से जमा हो जाता है। संदीप भी आ जाता है। आने के बाद देखता है बाल कृष्ण जो है अब वो जिंदा नहीं था, उसका बॉडी पड़ा हुआ था, बेजान पड़ा हुआ था, यानी मर चुका था वो। सारे लोग ने देखा रहा, फिर लोकल डॉक्टर को बुलाया और नब्स डटोला, चेक किया और साफ साफ कह दिया जो ख़त्म हो गया, मर चुका है। फिर भी औपचारिक के लिए अस्पताल लेकर गया, वहाँ से भी साफ साफ पता चल गया जो इसका तो मौत हो गया, प्लान आने से पहले इसका मौत हो गया। अब सारे लोग यही मानकर चलो लंबी बीमारी के बाद कुदरत को यही मंजूर था, अब इस बाल कृष्ण का मौत हो गया। लेकिन संदीप को यकीन नहीं हुआ, इस मौत को लेकर संदीप को यकीन नहीं हुआ। संदीप को लगने लगा ये नेचुरल मौत नहीं हो सकता, जीजा बाल कृष्ण का मौत ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए अब मौत तो मौत ही है, अब उसको ज़्यादा टाइम रख नहीं सकता।
इसीलिए उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो रहा था। तभी संदीप जो है अपने जीजा को इतना ज़्यादा प्यार करते थे, सारे लोगों से ये बात छुपी नहीं थी। बालकृष्ण के करीब जाकर, उस बॉडी के करीब जाकर वो बैठा था और उसे ठीक से देख रहा था, अपने जीजा का चेहरा आखिरी बार दर्शन कर रहा था, गौर से देख रहा था। तो इतने में उसे कुछ दिखाई देता बालकृष्ण के चेहरे पर, और वो उठता है। उठने के बाद अपने बहन प्रतिमा को घर के एक साइड में ले जाता है और प्रतिमा को पूछता है, बालकृष्ण के साथ कुछ हुआ था क्या? क्या कोई आया था हम लोग चले जाने के बाद? तो प्रतिमा ने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, कोई नहीं आया था। क्यों, क्या बात है? तो संदीप ने कहा, जो बालकृष्ण के चेहरे पर एक लाल निशान है और गले पे भी निशान है। तभी प्रतिमा हड़बड़ाते हुए बोली, जो हाँ, दरअसल मैं जब आई चेक करने तो देखने आई, तो देखा कि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो मेरे हाथ में एक पानी का बोतल थी, जग था वो, और उस जग को उठाकर मैं घबरा गई थी और जग को उठाकर उसके चेहरे पर मार देती हूँ हिलाते वक्त। शायद उसी जग की वजह से उसके चेहरे पर ये निशान आया, लाल जैसा निशान था। किसी ने गौर नहीं किया था, लेकिन संदीप ने गौर किया था। लेकिन संदीप को लगा प्रतिमा झूठ बोल रही है। अगर वो जग से मारती तो चेहरे पर निशान आता, ये तो ठीक है, लेकिन गले पे कैसा निशान होगा? संदीप ने प्रतिमा अपनी बहन से कहा, जो तो फिर गले में कैसा निशान? इसका जवाब जो है प्रतिमा के पास नहीं थी। वो ऐसे ही हड़बड़ा रही थी, संदीप को साफ साफ नजर आ रहा था अपनी बहन का हड़बड़ाई। तो बहन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये नेचुरल मौत है। तो मैं कैसे बता सकती हूँ, हो सकता है अस्पताल में ही था। लेकिन जब अस्पताल से लेकर आया, संदीप ने अपने जीजा को हर दिन अस्पताल में जाता था, देखता था, देखभाल करता था, कभी कभी कपड़े भी बदलते थे। तो संदीप को अच्छी तरह से पता था जो बालकृष्ण के ना तो चेहरे पे कोई निशान था और ना ही गले में। तो फिर अचानक 2-3 घंटों के अंदर गले में निशान, चेहरे पे निशान, उसको शक हो गया अपनी बहन के ऊपर। शक इस वजह से हुआ क्योंकि बालकृष्ण ने प्रतिमा के बारे में अपने साले को कुछ बता कर रखा था। इसीलिए बालकृष्ण को मौत को लेकर संदीप को शक हो गया अपनी ही बहन के ऊपर। फिर इस बात को जो है अब वो चाहता था जो बालकृष्ण का एक बार पोस्टमार्टम करा ले तो साफ साफ पता चल जाएगा ये नेचुरल है या अननेचुरल डेथ है। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए परमिशन की ज़रूरत है। एक तो पत्नी दे सकती है, जो संदीप का बहन है, वो तो देगा ही नहीं प्रतिमा, क्योंकि उसी के ऊपर शक हो रहा है। तो इसीलिए संदीप जो है बालकृष्ण के पिता के पास जाते हैं और चुपके से ये बात बताते हैं, जो अंकल, मुझे डाउट है इस मौत के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है जो प्रतिमा के पति है यानी बालकृष्ण का मौत जो है नेचुरल मौत नहीं है। अगर आप कहे तो एक बार इनका पोस्टमार्टम करा लेते हैं। अब बालकृष्ण और संदीप के बीच का रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। कितना प्यार करते थे सारे लोगों को पता था। और वैसे ही बालकृष्ण का पिता जो है पढ़े लिखे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने भी सोचा तो ठीक है, अगर ऐसा है तो एक सच्चाई भी सामने आया, और अगर मेरा बेटा को किसी ने मारा है तो उस मुजरिम को पकड़ा जाएगा, कौन मुजरिम है उसको भी सज़ा मिलेगी। इसीलिए बालकृष्ण का पिता जो है पोस्टमार्टम के लिए परमिशन दे देता है। फिर क्या, बॉडी को उठा कर रखे जाता है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाता है, यहाँ पर जो है प्रतिमा के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो रहा था। उसके अंदर बेचैनी सी बढ़ गई थी, और ये संदीप जो है गौर कर रहा था अपनी बहन को लेकर, बहन के ऊपर गौर कर रहे थे, जो प्रतिमा कुछ तो छुपा रही है। फिर संदीप ने प्रतिमा से बात किया। प्रतिमा ने गुस्से से कहा, तो ये क्या अनब सनब बक रहा है, तेरे को क्या मेरे ऊपर शक हो रहा है? तो संदीप ने कहा, नहीं शक नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे यकीन है बालकृष्ण को नेचुरल मौत नहीं है, और ये पोस्टमार्टम से साफ साफ क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ी देर में पोस्टमार्टम आ जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगी, फिर रिपोर्ट आ जाएगा, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो है बालकृष्ण का बॉडी सौंप देता है परिवार वाले को, अंतिम संस्कार भी हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही प्रतिमा का बेचैनी बढ़ा, और प्रतिमा को लगने लगा हो सकता है मैं फंस सकती हूँ। प्रतिमा ने अपने भाई संदीप के पास जाती है और कहती है, भाई मुझे बचा ले। अब संदीप को कहा, भाई है, आखिर उसका साथ देगा। प्रतिमा को लगा भाई मुझे बचा ले। तो संदीप ने पूछा, क्या हुआ? तो प्रतिमा वो सच्चाई बताती है, जो हाँ, कल कोई आया था। कौन आया था? प्रतिमा ने बताया
एक लड़का आया था, दिलीप हेगड़े, और इस दिलीप हेगड़े के बारे में संदीप को पता था, और बालकृष्ण ने ही उस दिलीप हेगड़े के बारे में संदीप को बता कर रखा था। जो तुम्हारी बहन का किसी एक 28 साल का नौजवान लड़का है जो मुंबई में रहता है, नाम है दिलीप हेगड़े, उसके साथ रिश्ता है, और ये पूरा सारे छुप छुपा के उससे मिलती भी है। मेरे दोस्त, कई सारे दोस्त लोगों ने तुम्हारी बहन को उसके साथ घूमते हुए देखा है। ये संदीप को पता थी। यानी देखिए, यहाँ पे साला जीजा में इतना प्यार है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको लेकर जो कड़वाहट दोनों के अंदर थी, वो बात भी साले को बता कर रखा था, और उसी बात को लेकर संदीप को शक हुआ था। अब यहाँ पर प्रतिमा ने जो है दिलीप हेगड़े का नाम बता देती है, लेकिन संदीप को तभी भी यकीन नहीं होता जो दिलीप हेगड़े अकेला इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। फिर से संदीप ने पूछा, नहीं, ये दिलीप हेगड़े अकेला का काम नहीं है, तुम सच बताओ, पूरा सच्चाई बताओ, आखिर क्या हुआ था, तुम भी साथ दिए होंगे ना। तब जाकर प्रतिमा ने कहा, हाँ भाई, मुझे बचा ले, मैं तुझे पूरा सच्चाई बता देती हूँ। जब प्रतिमा पूरा सच्चाई बता रहा था, तब जो है संदीप अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था, ताकि पूरी बात रिकॉर्ड हो जाए और सबूत मिल जाए। यहाँ पे भाई अपनी बहन के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे, जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो एक उसने मर्डर किया, उसकी सच्चाई बयान कर रहा था। तभी संदीप ने पूरा बात रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये रिकॉर्डिंग सुनाता है और पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन पुलिस को इंतज़ार था, एक रिकॉर्डिंग का तो कोई आधार नहीं होता, इसीलिए पुलिस इंतज़ार करता है पोस्टमार्टम का, और पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट आ जाती है और उसी से पता चल जाता है, हाँ, बालकृष्ण का गला दबा के मारा गया। फिर क्या, पुलिस आती है। संदीप खुद पुलिस की टीम को लेकर आता है, और आने के बाद प्रतिमा को पकड़ कर ले जाता है, और उसके बाद वहाँ से दिलीप हेगड़े को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों से पूछताछ करता है। सबूत मिल चुका था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका था, प्रतिमा ने नाम भी बता चुका था दिलीप हेगड़े का। अब दोनों सच्चाई कबूलता है, दोनों बताते हैं। हम दोनों, जैसे कि मैं शुरुआत में बोला था, इंस्टाग्राम के बारे में बाद में बताऊंगा। इंस्टाग्राम, लॉकडाउन में इंस्टाग्राम जब प्रतिमा चलाने लगी, तो इसी इंस्टाग्राम के जरिए दिलीप हेगड़े से उससे मुलाकात होती है, यानी इंस्टाग्राम से मुलाकात होती है, फ्रेंडशिप होती है। फिर दोनों धीरे धीरे बात करने लगे। तो दिलीप हेगड़े भी उसी बेंगलोर का, कर्नाटक का ही रहने वाला होता है। अभी वो भी लॉकडाउन की वजह से मुंबई में रहकर बिजनेस करता था। लॉकडाउन की वजह से वो भी गाँव लौटा था, यानी कर्नाटक लौटा था। कर्नाटक लौटने के बाद अब दोनों बहुत ज़्यादा बातें करने लगा, दोनों एक दूसरे को चाहने लगा। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है प्रतिमा के लिए। तो प्रतिमा ने कहा, ठीक है, हमें एक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मेरा पति को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें साथ देना पड़ेगा। दोनों ने फैसला करता है। दोनों फैसला करने के बाद संदीप जो है, जो स्लो पॉइजन होता है, यानी धीमी जहर, उसका जुगाड़ा लगाता है। किसी जगह पे जाता है, लैब में जाकर अपने आप को स्टूडेंट दिखाता है, उसका डॉक्यूमेंट्स जमा करता है और एड्रेस दे के आ जाता है। धीमी जहर बाई पोस्ट उसके घर में आ जाता है। अब आ जाने के बाद उस पॉइजन को जो है, उस धीमी जहर को प्रतिमा को दे देते हैं, जो तुम इस जहर को तुम्हारे पति को खाने में मिलाते रहना, और कुछ दिन जाने के बाद उसका काम तमाम हो जाएगा और कोई सबूत नहीं मिलेगा, फिर हम दोनों एक हो सकता है। प्रतिमा ने दिलीप हेगड़े के प्यार में पागल हो चुकी थी, और वो वही करने लगा। उस धीमी जहर को अपने पति का खाने में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मिलाते रहती। ये अगस्त महीने से शुरू किया था, और अगस्त महीने से जब थोड़ा बहुत डोज असर करने लगा, तो बालकृष्ण बीमार पड़ने लगे। बालकृष्ण जब बीमार पड़ने लगे, तब उसको लेकर अस्पताल गए। अस्पताल एक नहीं, दो नहीं, 9 अस्पतालों का चक्कर करता है। लेकिन इसी बीच रिश्तेदार भी बताता है, जब भी कोई भी अस्पताल में देखने के लिए बालकृष्ण को जाते, प्रतिमा तो अस्पताल में रहती, लेकिन वो अपनी धुन में रहती, यानी वो मोबाइल पे बिजी रहती। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता पति के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस अपने मोबाइल पे लगे रहते। ये सारी बात धीरे धीरे सामने आया। तब जो है, अब वो बीमार पड़ा, उसका इलाज हुआ, फिर अचानक वो अच्छा हो गया। इस पे जो है प्रतिमा गुस्से में आ गई, जो अच्छा कैसे हो सकता है, इसको तो मर जाना चाहिए था। जिस रात को अभी अस्पताल में रह कर जो दिलीप हेगड़े से बातें किया करती थी, जो आज छुट्टी होने वाला है, लेकिन आज ही इस काम को तमाम करना है। अस्पताल में छुट्टी होकर घर जाएंगे, फिर उसका मौत का घाट उतर देंगे, और लोगों को लगेगा जो लंबी बीमारी के बाद घर लौटा फिर मौत हो गई, तो एक नेचुरल मौत दिखाई देगा।
दिलीप हेगड़े इस काम के लिए तैयार था। दिलीप हेगड़े उसी टाइम बेंगलोर में मतलब कर्नाटक में था, वही उडुपी में। दिलीप हेगड़े को पहले से ही प्लान समझा दिया था। दिलीप हेगड़े भी समझ गया था जो ठीक है मैं आ जाऊंगा। दोनों इस फैसले को तय कर लेते हैं और करने के बाद जब घर लौट कर आता है 19 अक्टूबर को, सारे लोग आते हैं, सारे लोग चले जाते हैं। फिर प्रतिमा ने दिलीप हेगड़े को मैसेज कर देती है तुम आ जाओ। दिलीप हेगड़े पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस घर में पहुंचता है, प्रतिमा के और बालकृष्ण के घर में चोरी से खिड़की से दाखिल होता है। और होने के बाद बालकृष्ण के कमरे में जाते हैं। अब वो अस्पताल से लौटा था, आराम कर रहा था, गहरी नींद में था, करीब 1:30 से 2 बज रहा था। उसी वक्त जो है दिलीप हेगड़े उसका गला दबाने लगता है। जब वो छटपटाने लगता है, तड़पने लगता है, सांस बंद होने की वजह से वो तड़प रहा था। प्रतिमा वहीं पे खड़ी थी। प्रतिमा भी उछल कर उस पति के यानी बालकृष्ण के छाती पर बैठ जाती है और वो भी दोनों हाथ पकड़ लेती है ताकि दिलीप हेगड़े आसानी से बालकृष्ण को मौत के घाट उतार सके। इस तरीके से बालकृष्ण को मौत के घाट उतार देते हैं दिलीप हेगड़े और प्रतिमा ने। फिर उसके बाद दिलीप हेगड़े वहां से चुपचाप तरीके से चले जाते हैं। ये सब कुछ हो जाता है कुछ ही घंटों के अंदर। फिर उसके बाद अब इसको एक जो मौत हुआ नेचुरल मौत दिखाना, इसीलिए प्रतिमा ने एक एक करके सारे रिश्तेदार रिलेटिव को फ़ोन करती है और संदीप को भी फ़ोन करती है। करने के बाद ये सारी सच्चाई बताते हैं जो ऐसा ऐसा है, मैं हिला रही हूँ दुला रही हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करे, आप लोग जल्दी से आ जाओ। एक नाटक कर रही थी लेकिन सारे लोग आता है, पता चलता है बालकृष्ण की मौत हो गई। लेकिन इस पूरे सच्चाई को जानने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाता है। जो कोई पत्नी, 2 बच्चों की माँ, 17 साल को शादी को हो चुका था, शादी में यहाँ तक कि बालकृष्ण खुद एक अच्छा इंसान था, उसके साथ कोई भी लड़की रहती तो खुशहाल जिंदगी जीती जैसे कि ये प्रतिमा जी रहे थे। लेकिन इसी बीच उस प्रतिमा के जिंदगी में एक लड़का आ जाता है। तब जो है प्रतिमा अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान करती है और उस प्लान में कामयाब भी हो जाती है। तो ये पूरा घटना जो है जब दोनों ने पुलिस के सामने सुनाया, फिर उस ऑडियो रिकॉर्ड किया था संदीप ने, किसी तरीके से वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है। उस ऑडियो को जो भी सुनता है हर किसी का होश उड़ जाता है। जो कोई पत्नी आखिर पति के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। सारे लोगों का मांग था इन दोनों को सजाए मौत दे देनी चाहिए, जो मौत से जूझ कर भी मौत को मार देकर घर लौटे। फिर उसके बाद उसी पत्नी ने जिसने मारने की साजिश रचा था, उसी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर दोबारा उस व्यक्ति को मार दिया। वाकई ऐसी कहानी सुन के रोंगटे तो खड़ी हो जाती है। ये था वो पूरा कहानी जो कर्नाटक का उडुपी का है, जो एक पति पत्नी का रिश्ते को कलंकित कर दिया। पति पत्नी का जो 7 फेरों का बंधन होता है, उस बंधन को भी तोड़ते हुए एक महिला ने अपने आशिक के चक्कर में आकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली और एक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमा के भाई है संदीप, उसी के वजह से ये पूरे सच्चाई सामने आया। अगर उसने गौर नहीं किया होता, अगर उसको शक नहीं होता, क्योंकि बालकृष्ण ने पहले ही बताया था जो तुम्हारी बहन का किसी एक लड़का के साथ अफेयर है और ये आए दिन उस लड़के के साथ मिलती है, इधर उधर घुमा करती है। मेरे कई सारे दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा। ये था वो पूरा सच। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।